अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की जानिब से ईरान में कशम आइलैंड, जो उनका तेल पैदा करने वाला एक बहुत बड़ा जजीरा है, उसके ऊपर हमला किया गया और जवाब में कुवैत ऊपर, उनके एयरपोर्ट के ऊपर ईरान ने मिसाइल दागे, जिस पे काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ तबाही के आसार नज़र आते हैं। जो वीडियो क्लिप्स और तस्वीर दस्तयाब हैं अभी तक, उसमें नज़र आता है कि बड़ी टारगेटेड किस्म की स्ट्राइक थी जो ईरान की जानिब से की गई। दोनों तरफ से ये छोटे छोटे हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन ट्रंप साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर कुछ उम्मीद दिलाई है कि बातचीत चल रही है और उसकी निगरानी भी खुद उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम लीडर है मुजतबा खामेनेई वो कर रहे हैं और ईरान अपना एटमी प्रोग्राम तर्क करने पर अमाता है। पहले ये सुन लीजिए कि ट्रंप साहब एटमी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले हैं। ट्रंप साहब से सवाल हुआ कि आपने नेतन्याहू को क्या ये कहा था कि तुम क्रेज़ी हो और दुनिया तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी वजह से इसराइल से भी नफरत करती है, तो अगर मैं ना हूँ तो तुम अभी जेल में होते। ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे और दरमियान में उन्होंने एक वो एफ़ वर्ड यूज़ किया था जिसको हम ऑन एयर दोहराते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं ना होता तो इसराइल ही ना होता अब तक। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर आदिल अजम साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ट्रंप साहब का ये इंटरव्यू जो है वो 2-3 चीज़ों की निशानदेही तो करता है कि एक तो लेबनान के हमले के ऊपर ईरान ने जो पोजीशन ली, ट्रंप साहब उससे बहुत खफ हुए, नाराज़ हुए और अपनी पूरी भड़ास उन्होंने निकाल ली नेतन्याहू के ऊपर। दूसरा ये है कि वो इवन मुजतबा खामेनेई से मिलने के लिए भी तैयार है, वो डील के लिए बेकरार नज़र आते हैं। आपका तज्ज़िया? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मेरे ख्याल में पहले बात तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि देयर इज़ अ वे आउट, और ये भी क्लियर है कि ईरान चाहता है वे आउट। अब उस वे आउट का रास्ता वो ढूंढ रहे हैं काफ़ी अरसे से, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। और कई बार वो बिल्कुल जब उनको वे आउट मिलता भी है तो फिर वो पीछे हट जाते हैं या कोई और चीज़ डाल देते हैं या कोई और मांग डाल देते हैं। कभी इब्राहिम अकॉर्ड का जिक्र ले आते हैं, कभी न्यूक्लियर का जिक्र ले आते हैं, बट क्लियरली ये तो इसमें तो तय है कि ही वुड लाइक अ वे आउट। ये भी तय है कि वे आउट वही होगा इवेंचुअली जो अब हम सबको पता है, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं। वो एक एग्रीमेंट नहीं है लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होगी 2 चीज़ों पे। एक चीज़ पे होगी कि हुर्मुज़ के क्या रूल्स होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और दूसरा कि ईरान की जो पे बैक है या उसकी जो इकोनॉमिक, चाहे वो सैंक्शंस हों चाहे वो अकाउंट अनफ्रीज हों, वो क्या होंगे। सो ये बात तय है। अब वहाँ का रास्ता जो है, एक तो वो वैसी मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ना सिर्फ ये कि ईरान जो है वो सरेंडर करे, और दूसरा ये कि बिल्कुल ये लगे कि हम जीत गए। और उसमें एक तो ट्रंप साहब की ये एटीट्यूड का इशू है, दूसरा ये है कि नेतन्याहू क्लियरली एक स्पॉइलर, बल्कि स्पॉइलर से ज्यादा है, स्पॉइलर बड़ा छोटा लफ्ज है। वो एक पार्टी है जो इस एग्रीमेंट, जो किसी जो जो चाहते हैं कशीदगी बढ़े, ना सिर्फ ये कि कम ना हो बल्कि बढ़े। और वो जो चीज़ है, दैट आई थिंक इज द डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइडिंग फैक्टर यही है कि जंग शुरू तब हुई थी जब नेतन्याहू ने कन्विंस किया डोनाल्ड ट्रंप को कि जंग में पड़ जाओ बाज़ाब्ता तौर पे, और ख़त्म तब होगी जब डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को कन्विंस कर सकेंगे कि इनफ। हकीकत ये है नदीम साहब, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कर सके। इसीलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन उस कॉल में, जैसे आपने कहा, जाहिर हुई जो नेतन्याहू पे, और उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया। आपने जो इंटरव्यू सुनाया उसकी अहमियत यह है कि उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया। जहाँ तक खामेनेई साहब से मिलने की बात है, सुप्रीम लीडर की, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि सवाल पूछा गया, उसका कोई और जवाब हो नहीं सकता ना। वो क्या कहें उसका। उन्होंने कहा जी तुम मिलना चाहो, अगर मौका मिला तो मिलोगे, तो उन्होंने कहा जी मैं तो हर एक से मिलने आऊंगा। और ना ही इससे ये नजर आता है कि खामेनेई साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। आई थिंक वो सवाल पूछने वाले पे था, लेकिन ये जरूर जाहिर है कि जो टेंशन है, ट्रंप साहब की फ्रस्ट्रेशन है इसराइल से, वो बढ़ रही है। आप उसके साथ ये भी देखें कि जो इसराइल के एलाइज हैं, चाहे वो लिंडसी ग्रैहम जैसे हों, चाहे वो डिफरेंट पब्लिकेशंस हों, उन्होंने ट्रंप पे प्रेशर भी बढ़ा दिया। सो इस वक्त ट्रंप साहब पे कोई कम प्रेशर नहीं है। एक तो जंग का प्रेशर है ना, जो भी उसकी इकोनॉमिक प्रेशर है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर, अपने करियर का सबसे ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर ये है कि इजराइल इज गोइंग ऑल आउट, या उनके जो हामी हैं दे आर गोइंग ऑल आउट ऑन ट्रंप, और वो हमें अमेरिका के अंदर की सियासी गुफ्तगू में नजर आता है। और ट्रंप का प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये है ना कि जो इसराइल के हामी हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं और बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। दूसरा ये कि डॉक्टर आदिल, लेकिन ये कितनी देर ट्रंप इस चीज़ को डिले कर सकते हैं? जो इसराइली रवैया हमें लेबनान के अंदर नजर आया, पहले तो वो लितानी दरिया तक कहते थे कि हम वहाँ तक का इलाका कब्जा करना है, अब उससे आगे बढ़ गए। वो 900 साल पुराना एक किला है सलीबी जंगों का, जिसे किसी ज़माने में सलाहुद्दीन अयूबी ने फतह कर लिया था, उस किले तक भी उन्होंने कब्जा कर लिया और अब जी ट्रंप साहब को ये कॉल करनी पड़ी। तो
गजा में भी बाज नहीं आएगा इसराइल, बैरूत के अंदर भी वो बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। तो जवाब में यहाँ जो इस आइलैंड में भी चल रहा है कि वो कशम आइलैंड पे उन्होंने हिट की और जवाब में ईरान ने उनके ऊपर मिसाइल दागे, तो सिचुएशन ये कितनी देर बर्दाश्त कर सकेगा अमेरिका? ये दैट अमेरिका से और ट्रम्प, ये ही सवाल है कि देखें, आपने बार बार ये देखा है कि नेतन्याहू जब नहीं सुनना चाहते तो नहीं सुनते। यकीनन ये जो अभी गुफ्तगू हुई बड़ी सख्त होगी, लेकिन ये पहली सख्त गुफ्तगू तो नहीं है। आपको याद है 1.5 महीने पहले, मेरे ख्याल में 17 अप्रैल या ऐसे कोई एक और ट्वीट आई थी जो बड़ी मशहूर हुई थी, जिसमें ट्रम्प साहब ने नेतन्याहू को कहा इनफ इज इनफ। उन्होंने लिखा इनफ इज इनफ, और फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्रोहिबिट करता हूं, लफ्ज इस्तेमाल किया प्रोहिबिट, कि तुम लबनान पे अटैक नहीं करोगे। 1.5 महीना हो गया ना, और पिछले 3 महीने में इजराइल जो है वो 3,000 से ज्यादा लोगों को हलाक कर चुका है लबनान में। नदीम साहब, यू विल फॉलो दिस कि इस जंग में अभी तक ईरान का नक्शा नहीं तब्दील हुआ, इस जंग में अभी तक अमेरिका का नक्शा नहीं तब्दील हुआ, लेकिन इजराइल का तो कई बार हो चुका है ना। इजराइल ने लबनान के इलाके पे अब कब्जा कर लिया है, देयर इज नो गोइंग बैक। उससे पहले वो सीरिया के इलाके पे, लेकिन क्या ये इंटेंशनल है डॉक्टर आदिल? ये इंटेंशनल है कि वो ट्रम्प सख्त किस्म का बयान या ट्वीट दे के साथ इसराइल को अलाउ भी कर रहे हैं कि वो हमले करता जाए? या अलाउ कर रहे हैं, आई थिंक एक तो अलाउ कर रहे हैं बिकॉज ही इज नॉट मे बी पुटिंग इनफ प्रेशर। दूसरा ये है कि आई थिंक वी शुड रियलाइज कि इजराइल सुनना चाहता नहीं है। हमारा पुराना जो था ना तरीका कार देखने का, वो ये था कि जब अमेरिका कहेगा तो इजराइल जरूर सुन लेगा, क्योंकि वो इतना डिपेंडेंट है। मेरी आपसे पहले भी इस पे बात हुई है, मेरा अब यकीन ये है कि नेतन्याहू कन्विंस हो चुके हैं कि ये उनका आखिरी बेहतरीन चांस है। वो राजी होने को तैयार नहीं है। एक है ना कि आपको किसी ने डांटा बड़े ने तो आपने बात सुन ली, इट इज नॉट जस्ट कि इन्होंने डांटा इनफ नहीं है, इट इज ऑल्सो कि वो सुनने को तैयार नहीं है। और नेतन्याहू की तरफ से दैट मेक्स सेंस। उनका सेंस ये है कि ये मेरा आखिरी बेहतरीन मौका है, अगर मैंने अभी नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर सकूंगा, तो जो करना है सब लगा दो। बिल्कुल सही। डॉक्टर आदिल नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम इंटरव्यू क्यों कर रहे थे यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बैठे हुए वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अली मीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी के हवाले से। सुनिए उन्होंने कहा क्या। मालूमात हैं वो अली मीन गंडापुर ग्रुप और जनाब सुहेल अफरीदी ग्रुप, इनके अंदर अब लड़ाई और कशीदगी इस कदर बढ़ गई है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हफ्ज़ तकद्दम के तौर पर बाहर फोर्स खड़ी करनी पड़ी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं शफ़ी जान साहब और शेर अफसल मरवत साहब, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वो कहते हैं जी कि अली मीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी साहब के दरमियान इतनी कशीदगी है कि हमें बाहर पुलिस खड़ी करनी पड़ी है कि कहीं आपस में तसादुम ही ना हो जाए। देखिए, पहली बात यह है, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी कशीदगी नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब बड़े कंफर्टेबल जोन में है। जिस किस्म की कयास आराइयाँ हो रही हैं, जिस किस्म के नंबर कोट हो रहे हैं कि कोई कहते हैं 27 नंबर MPs नाराज़ हैं, कोई 50 नंबर कोट कर रहा है, कोई 30 नंबर कोट कर रहा है, तो कोई 2 नाम तो बता दे। जो सुहेल अफरीदी इज़ लूजिंग स्पोर्ट, ये बात ठीक है। शेर अफसल मरवत साहब से भी हमने बात की थी तो कोई बहुत मुख्तलिफ राय नहीं थी। वो नदीम साहब 3 से 4 लोगों के अलावा जो हमारे राब्ते में नहीं है, बाकी कौन आपसे राब्ते में नहीं है? हम अभी नाम इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी उनसे भी बात होनी है। देखिए, पार्टी के अली मीन गंडापुर का 30 लोगों का दावा है, आप तो 4 के नाम लेने पे तैयार नहीं है। देखिए, अगर अली भाई का 30 लोगों का दावा है तो फिर अली भाई जो है वो नाम बता दे कि कौन सी 30 लोग हैं। 4 बता दें, बाकी मैं उनसे पूछ लेता हूँ। देखिए, मैं नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि उनको अपने हलकों में जो है वो जाना फिर मुश्किल बन जाएगा। उनको पड़ेगी ना, आपको क्या? नहीं, हम चाहते हैं कि वो पार्टी के ही लोग हैं, पार्टी के अंदर हमारे MPs हैं, हम उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, और तहरीक इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ इमरान खान का सिक्का चलता है। अगर किसी के जहन में कोई भी चीज़ है कि वो इस लाइन से डिट्रैक हो जाएगा तो फिर उसका जो अमली नमूना परवेज़ खटक और महमूद खान है, उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। अगर कोई अपनी सियासत ख़त्म करना चाहता है तो फिर वो इस ट्रैक पे चला जाए। मरवत साहब, सर आपकी क्या राय है? क्या सुहेल अफरीदी तगड़े खड़े हैं या अली मीन का ग्रुप तगड़ा खड़ा है? देखिए, मुझे इन हालात पे अफसोस होता है, ये नहीं होना चाहिए। और शफ़ी जान साहब जो हैं वो 30 की बात आपने की ना, वक्त आने पर हो सकता है उनका नाम भी शामिल हो। किनका? हमारे छोटे भाई शफ़ी जान का। इनका भी नाम इधर शामिल वक्त आने पे। वक्त आने। हाँ, अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर दूँ, वैसे तो दाद देता हूँ सुहेल अफरीदी के साथ लायल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि
ये इख्तलाफात हैं, इसके न मानने से या इनकार करने से ये जुटलाए तो नहीं जा सकते हैं। और इख्तलाफात की नौयत क्या है, क्योंकि अब मामला कुछ ज़्यादा अच्छे रहे नहीं है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास की भी जो कहानियाँ हमने सुनी है, कोई बड़ी इब्तिदा में ताल्लुकात अच्छे थे। जब ये वज़ीर आला बने, अली अमीन ख़ान ने फैसिलिटेट किया पार्लिमानी कमेटी की इजलास में, फिर उनकी हुकूमत साजी में। इसके बाद मामलात बिगड़ते गए और पहले तनाव तब फील किया जब कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो बकौल अली अमीन ख़ान के उनसे वापस ले ली गई थी। और फिर मुझे साथी तौर पे इल्म हुआ कि अली अमीन ख़ान वज़ीर आला रहे थे तो उनकी जो पॉलिसियाँ थी वो डिसकंटिन्यू की गई। जो बजट उन्होंने एलोकेशन की थी तकरीबन 80% उसको रिवर्स किया गया। और इसके अलावा जो इंतज़ामी मामलात पे उनके फ़ैसले थे वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट रुख इख्तियार हुआ। फिर जो है क्या अली अमीन के साथ 30 लोग हैं? अच्छा, जहाँ तक 30 लोगों का ताल्लुक़ है ना, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर भी कहता हूँ कि अली अमीन ख़ान के साथ जो हैं वो तो हैं 30 लोग हैं। मैं एग्जैक्ट तादाद तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन साइजेबल स्ट्रेंथ होगी। लेकिन जो साइजेबल से कुछ बाल पाक फिगर कुछ तो बोले। मेरे ख्याल है 25 लोग हैं। हाँ, लेकिन 25 लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है। 25 + 25 जी, ये 50 बंदे हैं। देखिए, हमने जब इलेक्शन लड़ा था उस वक्त इन्होंने एफिडेविट दिए कि जी नतीजा दे दें और हम जो हैं, और ये वक्त आने पर ये इसकी रोकथाम अभी अगर कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन वक्त आने पर ये लोग कुल के सामने आएंगे। नहीं, मैं दोबारा सवाल करूंगा, मुझे भी नहीं समझ आई, बहुत सारों औरों को भी नहीं समझ आई। 25 लोग वो हैं जो अली अमीन के साथ जिनकी लॉयल्टी या दोस्ती है उस ग्रुप का हिस्सा है। देखिए, 25 लोग वो हैं जो आप कहते हैं जिन्होंने इंतखाबी नतीजा लेने के लिए एक एफिडेविट दस्तखत करके इस्टेब्लिशमेंट को दिया हुआ है कि हम आपके साथ चलेंगे। वो इससे हट के 25 हैं। बिल्कुल। तो 25 + 25 ये 50 लोग बात है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, अली अमीन ख़ान जब इलेक्शन हो रही थी उस वक्त सूबाई सदर थे। मैं मिसाल दे देता हूँ, ये शफ़ी जान सब साथ में बैठे हैं, इसके सीट पर मेरी रिकमेंडेशन जो थी वो सेनेटर खुर्रम ज़ीशान की थी और अली अमीन ख़ान इस पे डटे हुए थे और फिर अल्टीमेटली अली अमीन ख़ान की बात मैंने मानी। इसी तरह हर एक आदमी को 95% टिकट्स अली अमीन ख़ान ने दिए। बहुत से नए लोगों को भी उन्होंने दिलवाए, बहुत से लोगों को उन्होंने मिनिस्टर बनाया और पार्टी में मतलब काफ़ी। तो फिर सोहेल अफरीदी की हुकूमत कैसे खड़ी है जनाब? 25 + 25 50 बंदे तो निकल गए, तो हुकूमत कैसे खड़ी है? ये जो बहाने बन रहे हैं और अब ये तनाव, देखिए, मैं अली अमीन ख़ान को भी एडवाइस करता था जब वो वज़ीर आला थे, जब उनके इख्तलाफात थे आतिफ खान के साथ, अपने साबिक़ स्पीकर साहब जो असद कैसर साहब के साथ, जुनैद अकबर ख़ान के साथ, शकील ख़ान के साथ, तो मैंने उन्हें कहा आप वज़ीर आला हैं, आपको सबको साथ में लेना चाहिए, आपकी शान में कमी नहीं आएगी अगर आप थोड़ा सा अपनी अना को इनके आगे झुका दें। वो नहीं मानने वाला था और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ी, क्योंकि सब ने मिल के जो हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर था कि इन लोगों ने भी अपनी तई जो ईसा डाल सकते थे। सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो जब वज़ीर आला बने तो बजाय इसके कि वो अपने जहन से सोचते, खुद वो सुलझू टाइप के आदमी है। किस टाइप के? सुलझू है। हाँ, लेकिन इन्होंने पंगे लेने शुरू किए, जो बयानात उन्होंने देने शुरू किए, सियासी जो रेटोरिकल स्टेटमेंट्स थे, कुछ बयानात ऐसे भी आ गए ना जो बिल्कुल हजम नहीं हो सकते थे। लेकिन कुछ तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ऐसे बयान थे जो उन्हें देने नहीं चाहिए थे, नहीं देने चाहिए। एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ऐसी बात नहीं करनी। और फिर एक और बात हुई ये कि काबीना साजी में जो कमिटमेंट्स इन्होंने की वो पूरी नहीं कर पाए, यानी वो अभी तो जो किससे कमिटमेंट थी? वो बहुत सारे MPs के साथ कमिटमेंट की थी। अच्छा, इसका जवाब तो ले लें पहले, इस फिर आगे चलते हैं। इस तरह बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाएंगी। शफी जान साहब, कोई ऐसे वादे थे वजारतों के जो? कोई कमिटमेंट नहीं थी। सोहेल अफरीदी साहब ने किसी से कोई कमिटमेंट नहीं की। पॉलिटिकल कमेटी ने ये इख्तियार सोहेल अफरीदी साहब को दिया था कि आपने जिसको शामिल करना है आप कर सकते हैं। और जो आज कैबिनेट है खैबर पख्तूनख्वा में, कोई अनइलेक्टेड बंदा नहीं है। तमाम MPs लोग जो हैं वही कैबिनेट का हिस्सा है, जबकि पिछली कैबिनेट में 6 लोग जो थे वो इलेक्टेड नहीं थे, बाहर से लाए गए थे। वाहिद ये कैबिनेट है कि तमाम MPs कैबिनेट का हिस्सा है, कोई बंदा बाहर से नहीं आया। शेर अफजल साहब इसकी भी गवाही देंगे।
दूसरी बात पार्लिमानी इजलास की हुई, 75 लोग वहाँ पे मौजूद थे, 17 लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। 75 लोग जो थे वो वहाँ पे उन्होंने शिरकत भी की, वहाँ पे बड़ा खुशगवार मूड में पार्लिमानी इजलास हुआ। और मैंने पहली दफ़ा इतना खुशगवार पार्लिमानी इजलास देखा अली अमीन साहब के टाइम में भी और अभी के टाइम में भी। ये जो इजलास था सबसे खुशगवार इजलास था, जिसके मतलब बहुत हमने खबरें पढ़ी हैं कि उसमें बहुत से लोग नहीं आए, प्रोटेस्ट भी हुए। उसमें हमारे 17 लोग नहीं थे, 5 लोग हमारे आउट ऑफ कंट्री हैं, 3 लोग हज पे हैं और 2 साउथ अफ्रीका में हैं, पार्लियामेंट की तरफ से गए। 27 लोग हो गए टोटल मिला के? नहीं, 17 लोग। 17 लोग थे? नहीं, 17 लोग एब्सेंट थे टोटल। 75 लोग वहाँ पे मौजूद थे। 17 में से 5 आउट ऑफ कंट्री थे, 3 लोग जीबी में हैं, 3 लोगों के यहाँ शादी थी और 3 से 4 लोगों से हम राब्ते में नहीं है, जिसको मैं एडमिट कर रहा हूँ। बात बड़ी वाज़ेह है कि एक सवाल ही पैदा नहीं होता, अल्लाह के बाद और इमरान खान के बाद सोहेल अफरीदी को किसी का बाप नहीं हटा सकता। डॉक्टर साहब कहते हैं 2 दिन में हटा सकते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब छोड़े चाहिए, वो तारिक फजल चौधरी साहब खुद फॉर्म 47 की पैदावार कर दूं। और जहाँ तक सर एक मिनट सर, एफिडेविट की बात मरवत साहब ने की। ये पहले दिन से एक मिथ बनाई गई है खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक कि 38 लोगों, कोई 20 लोग कहते हैं कि एफिडेविट पढ़े हैं। एक एफिडेविट तो सामने ले आए। सेनेट का इलेक्शन हुआ, अली अमीन साहब का इलेक्शन हुआ, अफरीदी साहब का इलेक्शन हुआ, सेनेट के बाई इलेक्शन हुए, एक MPA अपनी जगह से इधर नहीं हुआ। सर वो जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो बटन दबाएंगे तो हिलेंगे। जो फॉर्म 47 में और एफिडेविट में फ़र्क कोई नहीं है, दोनों एक ही तरीके का। जो हिलेगा वो अपनी सियासत ख़त्म कर देगा। इमरान खान के लाइन से जो भी डिट्रैक होगा वो अपनी सियासत ख़त्म कर देगा। बड़े बड़े नाम इमरान खान साहब से अलग हुए और पाकिस्तान के सियासत के मंजरनामे से गायब हो गए हैं। जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए आज भी वो पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे में मौजूद है। शेर अफजल मरवत साहब अगर PTI में ना होते तो MNA ना होते। अब ये मंजर से गायब हो गए? सॉरी, शेर अफजल मरवत सियासी मंजर से गायब हो गए हैं? नहीं, अगर ये PTI का टिकट ना होता मरवत साहब नहीं, के अब तो पास। PTI नहीं है ना, अब तो निकाल चुके हैं आप लोग। नहीं, अभी भी खान को तो अपना लीडर मानते हैं ना। वो मानते हैं ना, लेकिन वो PTI से तो आप फारग कर चुके हैं ना, तो शेर अफजल PTI मरवत से तो सियासत निकाले जा चुके हैं। शेर अफजल मरवत अब सियासत से मिट गए। अब अगला इलेक्शन होगा, अगर मरवत के पास PTI का टिकट नहीं होगा तो आपके सामने आ ये जाएगा। तो मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, आपको अपना नहीं पता मुस्तकबिल का, इनका क्या देखिए, बताएंगे? अगले इलेक्शन पे भी एक बात मैं कर लूँ। जी जी। खान साहब की इज्जत मैं हमेशा से करता आया हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चीज़ समझ जानी चाहिए, खान साहब 74-75 साल के हो गए हैं। जो इरादे नज़र आ रहे हैं 4-5 साल तक तो उनके इरादे नहीं है इनको छोड़ने का। तो PTI का इरादा है उनको जेल से छुड़ाने का? मुझे नहीं लगता PTI का भी मैं इरादा है। आपको अर्ज करूं, PTI में जो लोग लगे हुए हैं ना वो भी वरासत समेटने के चक्कर में हैं। तो लिहाजा आप ये तस्वुर करें कि खान के बगैर PTI जो है वो खाक वोट लेगी। और अगर 80 साल की उम्र में खान पॉलिटिक्स करते हैं तो हमारे पाकिस्तान में खान की तो वो टावरिंग पर्सनैलिटी, उसकी वो शख्सियत, उसकी वो जवानी, ये वो सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने उनको शोहरत के अरूज पे पहुंचाया था। 80 साल के बाद मैं खुद ये समझता हूँ कि शायद 5-6 सालों के बाद बहुत सारे चेहरे नज़र नहीं आएंगे वक्त के साथ। लेकिन आपको ये लगता है कि इमरान 5-6 साल जेल में ही है, ये आपको नजर आता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि अभी तक PTI को पता है और तमाम इंतज़ामी मशीनरी को पता है कि खान की रिहाई किसी सूरत में, चाहे ये निज़ाम हो चाहे कोई दूसरा निज़ाम आ जाए, इस तरीके से मुमकिन नहीं है। एक वक्त में मुमकिन थी जब हम उनको रिहा कर सकते थे, उस वक़्त हमने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। वो कौन सा वक्त था? 24 नवंबर को, नवंबर 2024 वाला। हाँ, अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है ना जो शफी जान साहब ने बात की कि जी देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त बैठते हैं ना तो कहते हैं कि जी खान की वजह से अगर मुझे शनाख्त मिली है ना तो मैं ये अर्ज़ करूं कि ये शनाख्त उस वक़्त शफी जान आपको क्यों नहीं मिली, ये शनाख्त सोहेल अफरीदी साहब को क्यों नहीं मिली? ये शनाख्त वजह से हम बैठे हैं। एक नहीं, मैं जिस चीज़ ने मुझे शनाख्त दी वो वक्त था जब जिस हल्के में मैं गया हूँ आप समेत तो सबकी कैंपेन मैंने शुरू की है, और जिस हल्के में मैं गया हूँ उस वक़्त कोई झंडा नहीं उठा सकता था। अगर आपके साथ PTI का टैग ना होता और आप किसी हल्के में जाते तो क्राउड निकलता। देखिए, ये क्राउड हर एक आदमी के लिए निकल सकता था अगर कोई कोशिश तो करता। किसी ने कोशिश ही नहीं क्राउड की। तो खान का था ना, लीड आपने किया, लेकिन था तो क्राउड खान का था। क्राउड आज भी है ना, कि आज क्यों नहीं निकलता है? आज बताएं ना, जब ऑफिशियल कॉल आपके दी जाएगी जलसे तो आप जो देख है, लेंगे।
आपके जल से ठोलियां बन गई हैं। लेकिन आपका अभी आए थे ना आप लोग, ये 26 नंबर चुंगी पे वो तो बैठे सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस थे, वर्कर्स तो नहीं थे हमारे। कब आएंगे? 2 साल से तो नहीं आए हो। अभी 10 जून को कह रहे हैं ना शायद आएंगे। नहीं, 10 जून को सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, कौमी असम्बली के सामने नहीं, वो एहतजाज होगा। सिर्फ पार्लियामेंटेरियन इसलिए आते हैं कि और लोग आते नहीं है। नहीं, और लोग अगर इसलिए पार्लियामेंटेरियन भी पूरे ना हुए तो फिर पार्लियामेंटेरियन कब पूरे हुए हैं? कभी एक मौके पर ये बता दें कि उन्होंने कोई 50% पार्लियामेंटेरियन जो है अपने साथ लेके गए हैं। शफी जान, देखिए कल भी पार्लियामेंटेरियन सारे मौजूद थे, 70% लोग हमारे मौजूद थे। 10 जून को कितने होंगे? 10 जून को इंशाल्लाह 70% से ज़्यादा होंगे। अली अमीन गंडापुर आएंगे? आना चाहिए उनको। अच्छा, चाहिए में और होने में फ़र्क होता है। देखिए अली अमीन साहब जब से वज़ीर आला के मनसब से उतरे हैं वो पार्लिमानी इजलास में भी शिरकत नहीं कर रहे हैं। बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन उसके बाद वो पार्टी के सिर्फ एक धरने में आए थे यहाँ पे, उसके अलावा उन्होंने पार्टी की कोई एक्टिविटी ज्वाइन नहीं की। 10 जून को उनको आना चाहिए। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शफी जान, जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे हैं लेकिन ऑन एयर भी मैं इस पर आपसे पूछना चाहूँगा, अगर नवाज़ शरीफ जेल में होते तो PMLN पूरी का जो महवर होता ये होता कि नवाज़ शरीफ को जेल से कैसे बाहर निकालना। शहबाज शरीफ जाके मिलते, चौधरी निसार मिलते, इसहाक डार मिलते, लेकिन वो रास्ता निकालते इनको बाहर निकालने का, लड़ाई को फैलाने का नहीं, जिसमें नवाज़ शरीफ अभी तक जेल में ही होता। आपकी पार्टी में ये फोकस नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, मिसिंग लिंक है ये। देखिए पहली बात यह है नदीम साहब के खान की रिहाई प्रायोरिटी है। अगर हमें वोट पड़ा भी है तो खान की रिहाई का वोट पड़ा है। गवर्नेंस के साथ साथ खान की रिहाई सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है। अब मसला ये है कि हमने हर चीज़ ट्राई कर ली। आपने देखा होगा कि हम हर चीज़ को रिकॉर्ड पे भी लेके आ चुके हैं। धरना दिया गया, अडियाला के सामने धरना दिया गया, इस्लामाबाद लांग मार्च भी हुआ, डी चौक भी हम आए, संजानी के मैदान पे भी हमने जलसा किया। फिर अडियाला के बाद हमने शहबाज शरीफ से बात भी की, चीफ जस्टिस को कॉल्स भी की, हाई कोर्ट के सामने भी धरना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी धरना दिया गया, चीफ जस्टिस को हमने खुद कॉल्स की, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो। नहीं, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि आपकी स्ट्रेटजी में कोई बहुत बड़ी खामी है। नहीं, अभी शेर अफजल मरवत ने ब्रेक से पहले कहा कि नवंबर 2024 एक मौका था जो हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, ये इन्होंने टर्म यूज की ना। नदीम साहब, दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात एक हद तक ठीक है। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ये आपस में बात कर रहे थे, इमरान से पैगाम रसानी चल रही थी, टीकाकार तय हो रहा था और आपने वो तोड़ दिया। नहीं, हमने तो नहीं तोड़ा। तोड़ा तो आप ही ने। नहीं, हमने नहीं तोड़ा। तोड़ा तो आप ही ने। देखिए बात बड़ी सिंपल है नदीम साहब, पार्टी ने तोड़ा था, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल। मसला मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम संजानी पे रुक जाते, 7 दिन का वादा था, मैं उस प्रोसेस का हिस्सा था। ये खान को रात 9 बजे बैरिस्टर गौर को रसाई दी गई। मोहसिन नकवी साहब का जो है जहाज है, हेलीकॉप्टर दे के भेजा गया, वो उनको बैठक भेजा गया। नहीं सर, ये सब कुछ जब भी ये मुश्किल में पड़ते थे, वो प्रोसेस जब भी मुश्किल में पड़ते हैं, अब सुन लें नदीम साहब, ये जब भी मुश्किल में पड़ते हैं तो ये जेल के दरवाजे भी खोल देते हैं, ये हेलीकॉप्टर भी बेचते हैं। जब ये मुश्किल से निकल जाते हैं तो ये बिल्कुल आंखें फेर लेते हैं। बात जो मसला जो है ना कि इमरान इन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जो पॉपुलैरिटी का इनका बयानिया था कि हमने सालसी का रोल प्ले कर दिया है, हम बड़े पॉपुलर हो गए, और इमरान खान साहब जो हैं वो पस मंज़र में चले गए हैं। GB का इलेक्शन आपके सामने है, वहाँ पे इतना इनको खौफ है कि अभी शायद खटक साहब की अभी मेरी उससे बात हो रही थी, उसको गिरफ्तार करने के चक्कर में है। शफी जान साहब, इमरान खान बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं। पॉपुलैरिटी लेकिन उस पॉपुलैरिटी के बावजूद 3 साल से वो जेल में, आपकी जमात उसे बाहर नहीं ला पाई। वो आप मिल नहीं सकते उससे, 6 महीने से मुलाकात नहीं है। जिस दिन अडियाला से बाहर कदम रखेगा, जिस दिन ये हाइब्रिड निजाम जो है ये गिर जाएगा। अभी मरवत साहब ने कहा 80 साल की उम्र में वो बाहर आएगा तो क्या करेगा, वो सही बात कह रहे हैं। नहीं देखिए, आप बता देना कि हमने कहाँ पे कोई कहाँ पे हमने लैग किया। आपने सही काम कौन सा किया? हम तो, मैंने तो आपको बताया कि हम तो हर चीज ट्राई कर चुके हैं, हर चीज को हम पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ही नहीं आप लोगों की। नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो क्यों नहीं है? कौन सी स्ट्रेटजी? क्या हम इस्लामाबाद 2 दफा नहीं आए अली अमीन साहब के सरबराही में? आपको इंगेज करना पड़ता है सियासी जमातों से भी, एस्टेब्लिशमेंट से भी। मेरा एक सवाल है शफी जान साहब से, गुज़िश्ता 3 साल में एक भी ऐसा कारनामा बता दें जिसमें आप लोग कामयाब हुए हो, एक बता दें। किस हवाले से? सियासी हवाले से, कानूनी हवाले से, पार्लिमानी हवाले से, एक फैसला बता दें जिसमें आपने कामयाबी के झंडे गाड़े हो। देखिए, पहली बात कि हमने तो हर चीज़ ट्राई कर ली, रिकॉर्ड पे चीज़ें लेके आई। ये जंग जो है ये निज़ाम के साथ जंग है। आप फेल हो रहे हैं ना? नहीं, फेल नहीं हो रहे हैं। नहीं,
बात वही है कि पॉपुलैरिटी इतनी है इमरान खान साहब की कि वो बाहर निकलेंगे तो ये सारे फारिग हो जाएंगे। अरे नवंबर 2024 में वो खुद मौका दे रहे थे ना कि बाहर निकाल रहे हैं। तो फिर वो कौन लीड कर रहा था नवंबर 24 को? तोड़ा किसने? मोहसिन नकवी थे ना? नहीं, हमारे साइड से कौन लीड? अली मीन गंडापुर। तो फिर तो किसका फेलियर हुआ? और अली मीन गंडापुर को हटा दिया गया ना उसके बाद। नहीं, उसके बाद तो नहीं हटे, अगले अक्टूबर में हटे हैं। उस एक साल बाद हटे हैं फिर। उसमें देखें सारे प्रोसेस का हिस्सा था, क्यों झूठ बोलेंगे। उन्होंने ये ऑफर की कि आप संजानी रुक जाएं, संजानी से आगे ना आए। ये फिर जो श्रीनगर हाईवे हैं या कश्मीर हाईवे, इस पे मैंने उनको वेलकम किया। उमर अयूब खान और अली अमीन खान एक गाड़ी में थे, बुश हबीबी गाड़ी साइड पे थी। तो अली अमीन ने कहा जाके ये बुश हबीबी को बता दे। तो मैं मोहतरमा की गाड़ी में गया और उसको रिक्वेस्ट की। उसने कहा कहते नहीं, हम डी चौक पहुँचेंगे। ये मैं अन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अब और यही मसला था कि वो कहते हैं सिर्फ डी चौक ना आए। अब क्या जाता, देखिए हमने इस अमल से पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के एहतजाज की ताकत को कमज़ोर किया। खुद पीटीआई के प्रोटेस्ट की ताकत को भी कुचल दिया। और नुकसान हुआ 26 नवंबर को, नहीं होना चाहिए था रियासत, लेकिन 24 को जो आप कर रहे थे वो बस कर रहे थे। नहीं तो हमने क्या किया, हम तो प्रोटेस्ट करने आ रहे थे। अरे जो प्रोटेस्ट की कहानियां मैंने सुनी है आपके अपने पीटीआई वालों से, कहानियां तो आपने बड़ी जो आपके वर्कर से। नहीं, बिल्कुल ये अभी तो वहीं बैठे हुए हैं, मरवत साहब उसका हिस्सा थे, ये साथ थे इस प्रोटेस्ट का। किसी के पास प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं 24 नवंबर 2024 वाला, यानी कि इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो ख्याल है कि आपके सारे वर्कर्स जो थे उनको डी चौक में अगर खुला छोड़ा जाता, आगे से रुकावट ना बनती, तो ये पार्लियामेंट और एम्बेसी कोई चीज नहीं थी, वो सूरत हाल में इसमें ना होती। नहीं, मैं आपकी बात पूरी 100% मुतफिक नहीं हूँ। डंडे के अलावा कोई चीज नहीं थी, आपकी बात से मुतफिक नहीं हूँ। शेर अफजल मरवत साहब मुझे उन्होंने कहा कि जाके चाइना चौक पे लोगों को रोक लो कि डी चौक ना जाए। मैं आ गया चाइना चौक पे, मैंने तकरीर की। तो मुझे आज भी याद है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो डी चौक पहुँच चुके थे और उसी वक्त जो हैं जो कंटेनर थे वो जलाए जा रहे थे। मैं देखें एहतजाज में पाकिस्तानियों का हक है एहतजाज का, उसमें लोग गाड़ियाँ भी जलाते हैं, उसमें लोग आग टायर भी जलाते हैं। ये जो अमल था ना, वो रियासत ने या हुकूमत ने या जिन्होंने भी किया है ना, वो एक ज़ुल्म था पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, आपने आर्टिकल 16 का बेड़ा गर्क कर दिया जिसमें लोगों को एहतजाज का हक दिया गया है। अगर कोई मुझ पे जुल्म कर रहा है, महंगाई है, जुल्म जबर है, आप ये कहते हैं कि कोई निकले ही नहीं। खुदावंद करीम का फरमान है कि जालिम को रोकने के लिए मुसलमानों को और तमाम बिलीवर्स को ये हिदायत है कि ये आप पे फ़र्ज है कि जालिम का हाथ रोकें। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो सारा गलत था, वो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में सियासी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप फिर किस पे आयद करें? मुकम्मल हुकूमत वक्त पे आयद करें? नहीं, हमारी गलती थी, हम रुक जाते, ये नौबत ही ना आती, क्योंकि हमें उस वक्त तक तो अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारा पाला भी जुनूनियों से पड़ा है। शफी जान, आगे का रास्ता क्या है? इमरान से मुलाकात नहीं आपकी हो पा रही? देखिए, इस वक्त तो आज तो हमने पिटीशन जमा कर दी है। हम बजट के लिए इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं और हमारा हक भी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की इनपुट होनी चाहिए। बजट में आज CM अफरीदी साहब और मुजम्मिल साहब ने पिटीशन जमा कर दी है। अब बात बड़ी नहीं, इजाज़त मिलती तो क्या करेंगे? इजाज़त नहीं मिलती तो पार्टी में एक हायरार्की मौजूद है और इमरान खान साहब के लगाए हुए लोग हैं। कोई अगर चेयरमैन है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई पॉलिटिकल कमेटी है, उनके सामने ये मामला रखा जाएगा और वो जो भी डिसाइड करेंगे उसे मनोन कबूल किया जाएगा। अलीमा आपा का जो मशवरा है वो भी सर आंखों पे, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी के सामने ये सारी चीज़ हम रखेंगे। पार्टी को फैसला करेंगे। उन्होंने एक मशवरा दिया है जिसको कल से बड़ा आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, उस पर बहस हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हो रही है। अलीमा का फिर मशवरा मानेंगे आप अलीमा खान का? नहीं, एक पॉलिटिकल कमेटी के सामने ये चीज़ रखी जाएगी और पॉलिटिकल कमेटी जो भी इस पर डिसाइड करेगी हमेशा उन्हीं के फैसले चलते हैं। ये पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। मजाक है, मैं खुद दोनों कमेटियों का हिस्सा रहा हूँ। फैसले उधर से आ जाते थे। और आपके ख्याल में फिर सुहेल अफरीदी अलीमा का फैसला मानेंगे? देखिए, सुहेल अफरीदी जो है वो ना तो उसको नहीं कर सकते हैं, अली अमीन खान उसमें थोड़ा ये फ़र्क है। अली अमीन खान जो था ना, वो मसलियत से काम ही नहीं लेता था, तो इसलिए उसने बुशरा बीबी को नाराज़ किया, उन्होंने अलीमा खान को भी नाराज़ किया, तो फिर तो उसकी तकदीर पे कांटा लग चुका था। एक बात तो शफी जान ने की और बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने कहा कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट पे बुरा वक्त आ जाता है और जब भी ये कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ये फिर पाँव पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब क्यों नहीं पड़ रहे हैं? क्योंकि आप खुद कमज़ोर हो गए हैं। आपकी
आज भी मैं ये चैलेंज करके कहता हूँ कि 1.5 से 2 लाख लोग आप इस्लामाबाद ले आए, आपका खान रिहा हो जाएगा। आपके ख्याल में पीटीआई कमज़ोर हो गई? पीटीआई जो है इतने जलसे किए गुज़िश्ता 7-8, लेकिन इनको तो लगता है कि जीबी में ये बड़े तगड़े हैं, इसके लिए हुकूमत इन्हें जाने नहीं दे रही। अच्छा, जीबी में जो है ना, मेरी ख्वाहिश थी कि पार्टी शायद मुझे जीबी में कैंपेन करने का मौका देती, और मैं ढंग की चोट पे कहता हूँ, ये देखे ना, पुलिस आ गई और आपको कहते हैं कि जी वापस चले जाओ, तो आप वापस आ गई। ये तो सियासत नहीं तो हुई। क्या करते ये? अब ये केपी से यहाँ से 4-5 हज़ार लोगों का काफिला लेके बाई रोड दाखिल होते और जीबी के लोगों को कहते कि आप हमें रिसीव करते। यकीन करें, हमें हमेशा आवाम की तादाद ने बचाया है। शफी जान साहब, देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जो जीबी की सिचुएशन है, जैसे मरवत साहब कह रहे हैं कि जी यहाँ से 4 से 5 हज़ार लोगों को हम लेके जाते और वहाँ हमें रिसीव करते। देखिए, अब हम कोई मिलिटेंट विंग तो नहीं है, हम तो सियासी लोग हैं, और सियासी लोग जो होते हैं वो मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं, लड़ाई झगड़ों पे बिलीव नहीं करते। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर की बात है, जिस दिन अनाउंस होगा खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोग सोहेल अफरीदी साहब लीड करेंगे। जिस दिन ऑफिशियल कॉल होगी, इख्तियार जो है वो मरने के बाद अनाउंस नहीं, इख्तियार जो देखिए, यही तो वक्त है ना। नहीं मरवा साहब, एक मिनट, जब अभी सलमान सफदर की जो आखिरी मुलाकात थी, अफरीदी साहब ने यह पैगाम भिजवाया कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, खान साहब आप ऑर्डर करें, हम इस्लामाबाद आएँ, हम लॉन्ग मार्च करें, हम धरना दें, हम सुबह बंद करें, हम फैज़ाबाद बैठे, हम 24 नंबर बैठे, हम पिंडी जाएं, हम कंटेनर पे बैठ के कहीं भी जाने को तैयार। इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने मैसेज किया कि आपने जो भी फैसला करना है, आपने अचकज़ई साहब से कंसल्टेशन करनी है। उसी ज़मन में अफरीदी साहब अचकज़ई साहब से मिले और अचकज़ई साहब ने बड़े कैटेगोरिकल वर्ड्स में कहा कि जो भी फैसला होगा वो मैं लूंगा। जब खान ने इख्तियार अचकज़ई साहब को दे दिया है, हम तो खान के पाबंद। एक लाइन कुछ कहना चाहते हैं जी उस टाइम? इतना ये इन्होंने अचकज़ई साहब की बात की ना, अचकज़ई साहब पे खुद FIR हुई है, और PTI को ये वजाहत देनी चाहिए कि जो उन्होंने बात की है कि यार पठानगढ़ से, परसून के घर से एक बंदा भर्ती हो के अपनी फ़ौज बनाए, जो उन्होंने बाढ़ के बारे में कहा, जो पाकिस्तानी शहीद, मैं इस पे अफसोस का इज़हार करता हूँ। वो हमारे रिएक्शन? मुझे समझ नहीं है, आपने क्या कहा? आप सोचो। में अचकज़ई साहब के बयान के ऊपर वो कहते हैं कि वो मजम्मत करनी चाहिए PTI को। उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा है कि हर पश्तून घर से एक फौजी आना चाहिए, एक बंदूक लेकर आएँ, हम पठान अपनी फ़ौज बनाते हैं। पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान सबसे पहले, ये बयान अच्छा है जी। शफी जान साहब, शेर अफजल मर्रत साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।